नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अनुच्छेद 29 और 30 मौलिक अधिकार का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये अल्पसंख्यकों के लिए है। ये यानी अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार दिया गया है संविधान में, इसकी चर्चा होती है अनुच्छेद 29 और 30 में। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, आप इसको पढ़िए, समझिए। लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे 10 प्रश्नों का। आप 10 प्रश्नों को हल करेंगे तो इस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी किसे कहते हैं हम ये भी जानेंगे। भारत में कितने अल्पसंख्यक हैं, कौन कौन से, और अल्पसंख्यक को निर्धारित करने का आधार क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा देखने को। यानी ये बहुत ही व्यावहारिक टॉपिक है, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 29(1) और अनुच्छेद 29(2), यानी कि अनुच्छेद 29 में 2 खंड हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 30 में भी 2 खंड हैं, 30A और 30B, या इसको कहें 30 का 1 या 30 का 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 29। देखिए अनुच्छेद 29 में क्या लिखा है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अनुच्छेद 29 और 30 में फ़र्क क्या है। दोनों में अंतर जान लेंगे तब आपको याद करने में आसानी होगी। अनुच्छेद 29 में नागरिकों का अधिकार है, नागरिक, और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक का अधिकार है, अल्पसंख्यक। इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 29 स्पेशल अल्पसंख्यक के लिए नहीं है, जबकि 30 स्पेशल अल्पसंख्यक के लिए है। यानी 29 में व्यक्ति नहीं है, मतलब अनुच्छेद 29 में भारत के नागरिक तो हैं ही, यानी भारतीय जो हैं उनको तो अधिकार मिला ही मिला है, प्लस अल्पसंख्यक जो हैं उनको भी अधिकार मिला है। ये नागरिक में अल्पसंख्यक भी तो नागरिक है ना, जो अल्पसंख्यक हैं वो भी नागरिक हैं, जो बहुसंख्यक हैं वो भी नागरिक हैं। यानी यहाँ पे संपूर्ण भारत के नागरिक की बात हो रही है। और अनुच्छेद 30 में संपूर्ण नागरिक की बात नहीं हो रही है, यानी बहुसंख्यक की बात नहीं है, केवल अल्पसंख्यक की बात है। तो ये दोनों फर्क है। अब आप यहाँ समझिए कि जो यहाँ पे लिखा है अनुच्छेद 29, इसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं। तो इसमें 2 बातें लिखी गई हैं। क्या है? भाषा, लिपि और संस्कृत की रक्षा का अधिकार। ये है अनुच्छेद 29 का 1। भाषा, लिपि और संस्कृत, 3 शब्द इस्तेमाल हुए हैं। भाषा, लिपि और संस्कृति। संस्कृत नहीं, संस्कृति। संस्कृति अलग चीज़ है। संस्कृति और सभ्यता का आपने नाम सुना होगा, है ना। संस्कृति मतलब हमारी जो रीति रिवाज है, जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारे पूजा पाठ है, हमारे पहनावा है, हमारी बोली भाषा है। संस्कृत एक बहुत ही व्यापक शब्द है। संस्कृत में सब कुछ समाहित है। जो आज हमारे यहाँ हो रहा है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, हम जिसमें बदलाव नहीं करना चाहते हैं, वो हमारी क्या है? संस्कृति है। और जो दिख रहा है, जैसे बिल्डिंग दिख रही है, सड़क दिख रही है, वो क्या है? सभ्यता है। यानी संस्कृत छिपी हुई चीज़ है, नैतिक चीज़ है। संस्कृत को हम खुशबू कह सकते हैं और सभ्यता को हम फूल। अगर सभ्यता एक फूल है तो संस्कृत उसकी क्या है? एक खुशबू है। तो हमारी संस्कृत, किसी की भी संस्कृत, चाहे वो अल्पसंख्यक व्यक्ति हो, नागरिक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, उसको अपनी संस्कृति को संरक्षित रखने का, बचाने का पूरा अधिकार है। उसकी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। उसकी जो लिपि है जिसमें वो लिखता है, लिपि क्या है? जैसे हमने लिखा है भाषा, लिपि और संस्कृति। तो ये जो लिपि है जिसमें भाषा को डिकोड किया जाता है, दिखाया जाता है, वो लिपि है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि देखिए लिखा है यह आम है, यह आम है। फिर मैं लिख दूँ दिस इज़ अ मैंगो। फिर क्या लिख दूँ? दिस इज़ अ मैंगो, है ना। या फिर मैं क्या लिख दूँ? यह AM आम है। चारों एक ही चीज़ लिखा है, लेकिन यहाँ पे 2 स्क्रिप्ट है, यानी कि 2 लिपियाँ हैं। यहाँ पर जो ये वाली लिपि है, ये और ये दोनों लिपि देवनागरी लिपि है, जिसमें क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया अ आ इ ई ये सारे वर्ड आते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? देवनागरी लिपि। और ये जो दोनों लिखी गई हैं, ये
दिस इज़ ए मैंगो या यह आम है, यह दोनों लिपियाँ क्या हैं? रोमन हैं, रोमन लिपि। तो जब हम इस तरह लिखते हैं ABCD करके, इस भाव में लिखते हैं, यानी ये चित्र दिखाते हैं, तो ये जो लिपि है, जो दिख रहा है हमको, जो चित्र है, वो कौन सी लिपि है? रोमन लिपि। लेकिन जब हम इस तरह लिखते हैं दिखा करके, तो ये देवनागरी लिपि है। तो हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। तो हमें अपनी लिपि को संरक्षित करने का अधिकार है। इसी तरह से हर भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। ब्राह्मी लिपि होती है, गुरुमुखी लिपि है ना। तो अपनी लिपि को बचाने का अधिकार है और अपनी भाषा को। तो 3 शब्द इस्तेमाल हुए हैं, भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। वो इसकी रक्षा कर सकता है, इसे संरक्षित कर सकता है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। और ये केवल और केवल नागरिकों को अधिकार मिला है, यानी कोई विदेशी आकर के अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा की दुहाई नहीं दे सकता। केवल भारत के लिए है। एक लाइन में आप बात समझ गए कि भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अब अनुच्छेद 29 का 2 में क्या लिखा है? शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव न करने का अधिकार। यानी यह राज्य को निर्देश दिया गया है कि सरकार या राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, चाहे वह शैक्षणिक संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग का हो, चाहे वह बहुसंख्यक वर्ग का हो, किसी का भी हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगी। राज्य अपनी दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये राज्य को एक निर्देश है अनुच्छेद 29(2) के तहत। अगर राज्य भेदभाव करता है तो इस 29(2) के आधार पे हम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अनुच्छेद 29 किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए है। इसमें अल्पसंख्यक भी हैं, बहुसंख्यक भी हैं, सब हैं। अब अनुच्छेद जो 30 है वो स्पेशल अल्पसंख्यक के लिए है, इसमें सब नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अल्पसंख्यक कहते किसको हैं, तभी हम समझ पाएंगे। क्योंकि अनुच्छेद 30 का 1 में लिखा है, अल्पसंख्यकों को अपना शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। इसका मतलब बहुसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि अगर बहुसंख्यकों को भी अधिकार होता तो ये शब्द इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? तब तो सीधा लिखा जाता कि सभी को, यानी प्रत्येक नागरिक को अपना शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। तो बहुत टेक्निकल बात है, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ, लेकिन उसके पहले आप समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक कहते किसको हैं। भारत में 1992 में परिभाषित किया गया, क्योंकि हमारे संविधान में अल्पसंख्यक किसे कहते हैं इसकी कोई परिभाषा ही नहीं दी गई है। माइनॉरिटी कोई परिभाषा नहीं है, तो बहुत समस्या हुई। 1992 में क्लियर हुआ जा करके, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अल्पसंख्यक कौन है। तो अल्पसंख्यक की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है और राज्य स्तर पर भी होती है। तो आप समझिए कि भारत में अल्पसंख्यक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म है। और दूसरे अल्पसंख्यक होते हैं भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो 2 आधार बताया गया, इसमें कोई तीसरा आधार नहीं है। जाति का आधार, निवास का आधार, लिंग का आधार, ऐसा कोई आधार नहीं, केवल 2 आधार, धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर। जो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक की पहचान होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है और राज्य स्तर पर भी होती है, दोनों स्तर पर। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई सा धर्म भारत यानी राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक है, लेकिन वो किसी स्पेशल राज्य में अल्पसंख्यक नहीं है, वो बहुसंख्यक है। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे हिंदू धर्म बहुसंख्यक है, लेकिन हम मिजोरम में जाएंगे, नागालैंड में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, तो वहाँ हिंदू धर्म अल्पसंख्यक में आता है राज्य के हिसाब से। तो राष्ट्र के लिए भी है और राज्य के लिए भी है, अभी हम बात करते हैं इसमें। लेकिन जो भाषा के आधार पे अल्पसंख्यकों की पहचान होती है, जैसे हिंदी भाषा है ना, तमिल भाषा, संस्कृत भाषा, तो इस तरह की भाषा बोलने वाले लोग किसी राज्य में अगर अधिक हैं तो वो बहुसंख्यक हैं, और अगर कम हैं तो वो अल्पसंख्यक हैं। कम की पहचान यहाँ पे देखा जाता है कि सबसे कम कौन है। जैसे मान लीजिए हिंदी एक राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है और क्या अंग्रेजी बोली जाती है, कुछ उर्दू भी बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं? हिंदी। तो हिंदी भाषा के लोग कैसे हैं? अल्पसंख्यक नहीं है, हिंदी भाषा के लोग बहुसंख्यक है, यानी हिंदी भाषी बहुसंख्यक है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी भाषा बोलेंगे, जैसे मान लीजिए तमिल बोलते हैं कुछ लोग, या अंग्रेजी बोलते हैं, या पंजाबी बोलते हैं, तो उन लोगों को क्या कहा जाएगा?
अल्पसंख्यक भाषा के आधार पे। तो जो भाषा के आधार पर निर्धारण होता है वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, केवल और केवल राज्य के स्तर पर होता है, केवल राज्य के स्तर पर, राज्य स्तर पर। अब हम बात करते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक जो धर्म के आधार पर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो धर्म के आधार पे जो राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक हैं उनमें उनकी संख्या कुल 6 है। कौन कौन है? हिंदू को छोड़ दीजिए, हिंदू धर्म बहुसंख्यक है, लगभग 80% भारत की जनसंख्या, मतलब पूरे भारत की जनसंख्या में लगभग 80% लोग हिंदू हैं, तो हिंदू बहुसंख्यक हैं। हिंदू के बाद जो सबसे बड़ी धर्म के आधार पर संख्या है भारत में वो है मुस्लिमों की, लेकिन वो लगभग कितने परसेंट, 16% के आसपास शायद हैं, 16-17% या 18% के आसपास, तो उनकी संख्या अल्पसंख्यक में आती है। तो पहला अल्पसंख्यक वर्ग है मुस्लिम, 1 नंबर गिन लीजिए इसको, मुस्लिम। दूसरा सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। पारसी एक धर्म है, ईरान का धर्म था। पारसी भी यहाँ रहते हैं भारत में, हालांकि यहूदी भी भारत में रहते हैं, लगभग 4-5 हज़ार की संख्या है। यहूदी को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। फिर भी उनको भी, जो इन लोगों को अधिकार है वो सब यहूदियों को भी अधिकार है, लेकिन घोषित हुए हैं सिर्फ 6, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। राष्ट्रीय स्तर पर इसी धर्म को मानने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं। इसका मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर जो ये बात कही गई है कि अल्पसंख्यकों को अपना शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, इसका मतलब राष्ट्रीय स्तर पर ये जो 6 धर्म के लोग हैं अपना शिक्षण संस्थान अपने हिसाब से स्थापित कर सकते हैं इस अनुच्छेद का प्रयोग करके, लेकिन भाषा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर सकते। हाँ, भाषा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर सकते, लेकिन राज्य स्तर पर कर सकते हैं। जैसे हिंदी एक बहुसंख्यक भाषा है, मतलब बहुत ज़्यादा भाषा हिंदी बोली जाती है, लेकिन आप मिजोरम में जाएंगे तो वहाँ हिंदी बोलने वाले ना के बराबर हैं। तो वहाँ अगर हिंदी बोलने वालों की कुछ संख्या है तो वहाँ हिंदी भाषा के लिए शिक्षण संस्थान वो अपने हिसाब से खोल सकते हैं और अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं, वो है ना। जैसे हिंदू धर्म बहुसंख्यक है, या जैसे आप देखिए यहाँ पे मुस्लिम धर्म अल्पसंख्यक है, राष्ट्रीय स्तर पे मुस्लिम धर्म अल्पसंख्यक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ज़्यादा मुस्लिम है तो उस राज्य के हिसाब से वो अल्पसंख्यक नहीं है। यानी जम्मू कश्मीर में स्पेशल राज्य के लेवल पे अगर कोई शैक्षणिक संस्थान मुस्लिम खोलते हैं तो नहीं खोल पाएंगे इसका सहारा लेकर के, क्योंकि वहाँ वो बहुसंख्यक हैं। तो यही बात आपको समझना है कि अल्पसंख्यकों को अपना शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। अब अधिकार है का मतलब क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो इसमें आप समझिए कि वो जब अपना शिक्षण संस्थान स्थापित करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि वो अपने धर्म का भी रक्षा कर रहे हैं, यानी अपने शिक्षण संस्थानों में वो धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर जो विद्यालय चलते हैं, स्कूल, कॉलेज, उसमें धर्म की शिक्षा अनिवार्य नहीं, उसमें धर्म की शिक्षा की मनाही है, मतलब धर्म की शिक्षा देंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर धार्मिक शिक्षा ये दे सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उनकी धर्म संस्कृति मिट न जाए, नष्ट न हो जाए, बनी रहे, इसलिए प्रमोट किया जाता है। अगर वो न देना चाहें तो न दें, देना चाहते हैं तो दे सकते हैं धार्मिक शिक्षा। इनके शिक्षण संस्थानों में सरकार मदद भी करती है, जैसे आम शिक्षण संस्थानों में मदद करती है, क्योंकि अनुच्छेद 29(2) के हिसाब से कहा गया ना कि सरकार या राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगी, तो इनके भी शिक्षण संस्थानों में राज्य भेदभाव नहीं करेगी। यानी जैसे औरों को मदद मिलती है वैसे ही इनको भी मदद मिलेगी, और जब इनको भी मदद मिलेगी तो इसका मतलब कि इसमें भी सभी लोग पढ़ने जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात समझिएगा, जो लोग ब्लेम करते हैं ना, कुछ लोग ये कहते हैं संविधान थोड़ा बहुत पढ़ के उनको लगता है कि बहुत पढ़ लिए, फिर बहुत डिबेट करने लगते हैं सार्वजनिक मंच पे। वो कहते हैं कि एक तरफ तो संविधान कहता है कि कोई भेदभाव नहीं होगा धर्म के आधार पे, और दूसरी ओर अनुच्छेद 29-30 संविधान में वर्णन कर दिया गया है इसका कि मतलब अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था है। क्या विशेष व्यवस्था है? 29 तो सभी के लिए है, अल्पसंख्यक के लिए भी है, बहुसंख्यक के लिए भी है, तो 29 को आप गायब कर दीजिए, बचा 30। तो 30 में क्या है कि वो अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, है ना। तो अब उनका अपना शैक्षणिक संस्थान है तो उसमें वो मनाही तो कर नहीं रहे हैं कि आप मत पढ़ने आइए, आप भी पढ़ने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर एक मुस्लिम कॉलेज है, मुस्लिम कॉलेज स्थापित हुआ इस अनुच्छेद के सहारे से,
सरकार उसमें मदद भी कर रही है, तो वो मुस्लिम शिक्षा वहाँ देंगे, ठीक है। अब कोई हिंदू अगर यहाँ पढ़ना चाहे तो वो उसे मना नहीं कर सकते। हाँ, वो अलग बात है कि अपने हिसाब से वो लगभग 50% या 60% सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर लें, वो उनकी बात है, लेकिन वो 100% सीटें आरक्षित नहीं कर सकते। आरक्षण तो वैसे भी लागू है, हर जगह लागू है सार्वजनिक उपक्रमों में। तो वो 50% 60% अपने धर्म के लिए अगर रिजर्व कर लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 100% सीटें रिजर्व नहीं कर सकते। बाकी की 50% सीटें और 40% सीटें जो भी शेष बचती हैं वो सब के लिए हैं, यानी बहुसंख्यक बच्चे भी वहाँ पढ़ने जा सकते हैं। अब जो धार्मिक शिक्षा वहाँ दी जा रही है, तो इन बहुसंख्यक बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि जब धार्मिक शिक्षा वाला क्लास चलेगा आधे घंटे 1 घंटे का, उसमें वो उपस्थित रहें या न रहें, वो जबरन उनको उपस्थित नहीं करा सकते। जैसे एक बौद्ध धर्म का इस अनुच्छेद के सहारे से बौद्ध धर्म का एक कॉलेज खोला गया। मान लीजिए उसमें सीट है 1000 बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं, इतनी व्यवस्था है, और उन्होंने 50% सीटें आरक्षित कर दिया अपने बौद्ध धर्म के बच्चों के लिए। तो बची कितनी? 50% सीटें, यानी कि 500 सीटें बची। अब इस 500 सीटें में कोई भी हो सकता है। बौद्ध धर्म के लोग तो यहाँ पे आ गए हैं, बाकी के लोग यहाँ हिंदू, जैन, सिख, मुस्लिम, हिंदू सब इसमें शामिल हैं। अब ये लोग अगर जब बौद्ध धर्म की जो शिक्षा मिलती है उसमें वो ना शामिल होना चाहते हैं तो इनको जबरन शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो और क्लास उसमें चलेगी, क्योंकि पढ़ाई तो वैसी ही होगी ना जो भारत सरकार की व्यवस्था है, जैसे CBSE बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, यूपी में अगर खुलती है तो NCERT की पुस्तकें हैं, वो सब वहाँ पे होंगी। सब वैसे ही उपक्रम, मतलब जैसे नियम हर जगह कॉलेजों का है वैसे ही वहाँ भी है, कुछ अलग नहीं है। बस थोड़ा सा वो धार्मिक चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल इसीलिए उनके लिए व्यवस्था भी की गई है। क्लियर बात हो गई। तो अनुच्छेद 30 का एक क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को अपना शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, बहुसंख्यकों को नहीं। लेकिन वही बहुसंख्यक किसी राज्य में अगर अल्पसंख्यक हैं तो उस राज्य में अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। मतलब हिंदू धर्म के लोग उत्तर प्रदेश में अपना शिक्षण संस्थान हिंदुओं का नहीं खोल सकते स्पेशल इसका सहारा लेकर के, क्योंकि यहाँ पे वो बहुसंख्यक हैं। और हिंदी भाषा के लिए भी नहीं खोल सकते, क्योंकि हिंदी भाषा भी बहुसंख्यक है। लेकिन ये लोग नागालैंड में जा कर के हिंदू धर्म के प्रमोट के लिए अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और हिंदी भाषा के भी आधार पर खोल सकते हैं। तो इसमें क्या है? कोई भेदभाव ही नहीं हुआ। यहाँ तो एक तरह से सबको मौका दे दिया गया, जो जहाँ कमज़ोर है वहाँ वो अपनी रक्षा करे, जहाँ मजबूत है वहाँ उसको रक्षा करने की क्या ज़रूरत है? वो तो है ही भाई। 80% हिंदू हैं अगर यहाँ, तो उनको अपना शिक्षण संस्थान स्पेशल हिंदुओं के लिए खोलने की क्या ज़रूरत है? वो तो हैं ही ऑलरेडी, उनकी तो संस्कृति इतनी व्यापक है, बड़ी हुई है, तो उनकी तो मिट जाने की कोई वो ही नहीं है। जो बहुत संख्या में कम है, कमज़ोर है, उसको दबाया जा सकता है ना, उसको डर है, खतरा है। अब देखिए इसी तरह से अनुच्छेद 30 का 2 है। 30 के 2 में क्या लिखा है? ये भी अल्पसंख्यकों के लिए ही है, लेकिन सरकार शैक्षणिक संस्थानों में अनुदान देने पर भेदभाव नहीं करेगी। अस्पष्ट, यानी अनुच्छेद 30(1) का सहारा लेकर के कोई कॉलेज खुलता है, स्कूल, तो भी उसमें सरकार जैसे अन्य कॉलेजों में क्या करती है, मतलब व्यवस्था करती है ना, मदद करती है, अनुदान देती है, वैसे यहाँ भी अनुदान दे सकती है। अनुच्छेद 29 का 2 और अनुच्छेद 30 का 2, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 29 के 2 में क्या लिखा है कि शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव न करने का अधिकार, यानी कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति कहीं भी जा कर के पढ़ाई कर सकता है। मतलब बहुसंख्यक बच्चा भी अल्पसंख्यक कॉलेजों में जाके पढ़ सकता है, अल्पसंख्यक बच्चा भी बहुसंख्यक कॉलेजों में पढ़ने जा सकता है, अपने यहाँ भी जा सकता है, दूसरे के यहाँ भी जा सकता है, और उसके एडमिशन की प्रोसेस जो नियम है वो रहेगा। और 30 के 2 में है कि सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो अल्पसंख्यक कॉलेज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक कॉलेज ना हो। मुझे लगता है कि हमने आपको पूरी बात बता दिया, सब कुछ समझा दिया। इस टॉपिक से अब कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, सब कुछ तो हमने बता दिया। अनुच्छेद 29 नागरिकों के लिए है, अनुच्छेद 30 केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। लेकिन अल्पसंख्यक राष्ट्रीय स्तर पर 6 हैं, राज्य स्तर पर बहुत हो सकते हैं। भाषा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर कोई अल्पसंख्यक नहीं है, राज्य स्तर पर हो सकते हैं, जिस राज्य में जिस भाषा के लोग कम हैं।
अब इसी को ध्यान में रख करके हमने 10 प्रश्नों का सेट तैयार किया है। आइए इसे हल करते हैं। अगर इसे हल कर लेते हैं तो मान लीजिए टॉपिक हमारा क्लियर। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हमने पूरी कोशिश किया कि मैं आपको सारी चीज़ बता दूं। जो बचा है प्रैक्टिस सेट में हल हो जाएगा। पहला प्रश्न है अनुच्छेद 29 का 1। अनुच्छेद 29 का 1 का अधिकार किस पर लागू होता है? 29(1) किस पर लागू होता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों पर? बिल्कुल नहीं। केवल भाषाई अल्पसंख्यकों का? बिल्कुल नहीं। सभी नागरिकों और सभी समुदायों पर? यस, सभी नागरिकों और सभी समुदायों पर। तो आज के बाद मत कहिएगा कि अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। नहीं, ये सब के लिए है। अनुच्छेद 29(2) राज्य द्वारा किस प्रकार के भेदभाव को रोकता है? केवल जाति के आधार पर? बिल्कुल नहीं। केवल भाषा के आधार पर? बिल्कुल नहीं। धर्म, भाषा, जाति, नस्ल या इनमें से किसी भी आधार पर? यस। अनुच्छेद 29 का जो 2 है वो कहता है कि धर्म, भाषा, जाति, नस्ल या इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी बच्चे को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। मतलब कोई हिंदू धर्म का बच्चा किसी मुस्लिम धर्म के कॉलेज में पढ़ने जाएगा तो उसे मुस्लिम धर्म का कॉलेज का विधान ये नहीं कह सकता कि आप हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकते। इसी तरह से कोई मुस्लिम धर्म का बच्चा हिंदू धर्म की कॉलेज में जाता है तो हिंदू धर्म का विधान उसे नहीं कह सकता कि आप मुस्लिम हो इसलिए यहाँ नहीं पढ़ सकते। इसको रोका गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 का 2। याद रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 30 का 1 का अधिकार कौन उपयोग कर सकता है? 30 का 1 केवल धार्मिक अल्पसंख्यक? नहीं। केवल भाषाई अल्पसंख्यक? नहीं। धार्मिक और भाषाई दोनों? यस, धार्मिक और भाषा के आधार पे दोनों लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश प्राथमिकता किस अनुच्छेद के तहत मान्य है? प्रवेश प्राथमिकता तो इसको अनुच्छेद 30 का 1 रखिएगा। प्रवेश प्राथमिकता यानी जब शैक्षणिक संस्थान बनाए जाते हैं अल्पसंख्यकों के तो वो अपना नियम बनाते हैं। उस नियम में वो प्राथमिकता दे सकते हैं अपने धर्म के बच्चों के लिए। तो मैंने बताया ना कि वो लगभग 50% या कभी उससे कम या कभी उससे ज़्यादा 50% के ही आसपास वो आरक्षित करते हैं अपने धर्म के बच्चों की सीट। बाकी के लिए ओपन रहता है। वो कभी भी 100% कर ही नहीं सकते। अगर वो 100% कर देंगे तो सरकार उसे अवैध घोषित कर देगी, वो चल ही नहीं पाएगा, सरकार कोई अनुदान ही नहीं देगी। हाँ, अगर वो पूरी तरह से निजी पैसे से चलाते हैं तो निजी पैसे से भी चलाने में बहुत सारे नियम का पालन नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे वो किसी भी चीज़ की शिक्षा देने लगें, दूसरा कैंप ही खोल दें, ट्रेनिंग सेंटर खोल दें, ये ऐसा नहीं हो सकता। वो सब गाइड सरकार की निगरानी में ही होता है। तो अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश प्राथमिकता किस अनुच्छेद के तहत मान्य है? अनुच्छेद 30 का 1। अनुदान यानी ग्रांट में भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन इन ग्रांट किस अनुच्छेद में है? अनुदान में कोई भेदभाव नहीं है, सरकार सभी कॉलेजों को अनुदान देगी, ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 30 का 2 में। किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? किसी राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? पूरे भारत की जनसंख्या के आधार पर? बिल्कुल नहीं। जिला स्तर पर? नहीं। संसद के आदेश से? नहीं। राज्य की जनसंख्या के आधार पर। तो एक राज्य में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या में कितने लोग कौन कौन सी भाषा बोलते हैं, जो सबसे अधिक भाषा बोलते हैं वो भाषा बहुसंख्यक हो गई। उसके बाद वाली भाषा जो 50% से कम लोगों द्वारा बोली जाती है वो अल्पसंख्यक में आएगी। तो उस भाषा के लोग अपना शैक्षणिक संस्थान चाहें तो खोल सकते हैं अपनी भाषा, लिपि, संस्कृत की रक्षा के लिए। TMA पाई एक सुप्रीम कोर्ट का वो था। TMA पाई फाउंडेशन केस मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो मैंने इसको नहीं बताया, याद कर लीजिए। TMA पाई फाउंडेशन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के अधिकार से है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का अधिकार ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इतना भी आप याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आएगा TMA पाई फाउंडेशन तो आप अल्पसंख्यक के जो शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार हैं उसके बारे में है। अनुच्छेद 29(2) किस स्थिति में अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं होगा? जब संस्थान को राज्य से अनुदान न मिलता हो, जब संस्थान निजी हो, जब संस्थान केवल लड़कियों के लिए हो, यह हमेशा लागू होता है। तो देखिए हमेशा तो लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 29(2) किस स्थिति में अल्पसंख्यक संस्थान पर?
अल्पसंख्यक संस्थान पर लागू नहीं होगा। तो ये तभी लागू नहीं होगा जब संस्थान को राज्य से अनुदान न मिलता हो। भाई किसी अल्पसंख्यक संस्थान को कुछ समूह के लोगों ने अपने पैसे से चलाना शुरू किया है ना, तो फिर वो अपने धर्म की अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 को पढ़िए। वहाँ पे क्या है, अपने धर्म को मान सकते हैं। 26 में क्या लिखा है, 27 में और 28 में। तो 26 में शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था कर सकते हैं, वो उसका जो धार्मिक संगठन है उसके अपना मतलब अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं उसका, है ना। धर्म गुरु कैसे होंगे, पूजा पाठ की पद्धति कैसे होगी, वो अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। तो उस आधार पर अगर कोई संस्था बनाना चाहते हैं और वहाँ केवल धार्मिक शिक्षा ही देना चाहते हैं तो अनुच्छेद 29(2) उस पर कैसे लागू हो सकता है। उनका अगर मिशन ही है कि हम यहाँ और शिक्षा नहीं देंगे, हम यहाँ केवल धार्मिक शिक्षा देंगे, लेकिन धार्मिक शिक्षा में भी कट्टर धार्मिक शिक्षा नहीं, ऐसी धार्मिक शिक्षा जिससे समाज की उन्नति होगी, है ना, तो उसमें ये लागू नहीं होगा। तो जब संस्थानों को राज्य से अनुदान न मिलता हो, कह सकते हैं मतलब यही होगा सही, अनुच्छेद 29(2). धर्म आधारित अल्पसंख्यक निर्धारण किस स्तर पर होता है। तो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण होता है केवल राष्ट्रीय स्तर पे, और 6 अल्पसंख्यक हैं धर्म के आधार पे, जिला मंडल राज्य स्तर पर नहीं होता। आखिरी प्रश्न है 10वां, क्या एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान किसी छात्र को केवल इसलिए प्रवेश से मना कर सकता है कि वह दूसरे धर्म या भाषा का है। इसका उत्तर आप बताइए। मुझे लगता है बहुत सरल प्रश्न है। ABCD ध्यान से पढ़ लीजिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए, और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।